अध्याय 21 सांप की आंख। रविवार सुबह हरमाइनी 2 फुट ऊंची बर्फ पर चलकर हैग्रिड के केबिन की तरफ गई। हैरी और रॉन भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनके होमवर्क का पहाड़ इतनी खतरनाक ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि उन्हें मन मसोस कर हॉल में ही रुकना पड़ा। वे बाहर मैदान से आती खुशी भरी आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, जहां विद्यार्थी जमी हुई झील पर स्केटिंग का लुफ्त उठा रहे थे, बर्फ गाड़ी पर सवारी कर रहे थे और सबसे बुरी बात यह थी कि बर्फ के गोलों पर जादू करके उन्हें गुरुद्वार की मीनार की खिड़कियों पर फेंक रहे थे। जब रॉन का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया तो वह अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर चिल्लाया, ओए, मैं प्रीफेक्ट हूँ। अब अगर बर्फ का एक और गोला इस खिड़की पर पड़ा तो आउच। उसने अपना सिर तेजी से अंदर कर लिया। उसका पूरा चेहरा बर्फ से ढक चुका था। फ्रेड और जॉर्ज हैं, उसने खिड़की बंद करते हुए कटुता से कहा। मूर्ख कहीं के। हरमाइनी लंच से ठीक पहले हैग्रिड के यहाँ से लौट आई। वह थोड़ी कांप रही थी और उसके दुशाले घुटनों तक भीगे हुए थे। उसे अंदर आते देख रॉन ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसकी क्लासों की योजना बना दी? मैंने कोशिश की थी, उसने नीरसता से कहा और हैरी के पास वाली कुर्सी में धंस गई। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और जटिल तरीके से लहराकर उसकी नोक से गर्म हवा निकाली। उसने छड़ी की नोक अपने दुशालों की तरफ घुमाई और उसे सुखाने लगी। जब मैं वहां पहुंची तो वो वहां नहीं था। मैं कम से कम आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, फिर वह जंगल से निकल कर आया। हैरी ने आह भरी। अंधेरा जंगल ऐसे प्राणियों से भरा था जो हैग्रिड की नौकरी ले सकते थे। उसने पूछा, उसने वहां क्या रखा हुआ है? उसने कुछ बताया? नहीं, हरमाइनी ने दुखी होकर कहा। वह कहता है कि वह हमें हैरान करना चाहता है। मैंने उसे अम्बरिज के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं है। वह यही कहता रहा कि कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति शिमराज के बजाय नाज का अध्ययन नहीं करेगा। ओह, मुझे नहीं लगता कि उसके पास शिमेरा है। उसने हैरी और हरमाइनी के चेहरों पर दहशत के भाव देखकर आगे जोड़ दिया। लेकिन ऐसा कोशिश की कमी के कारण नहीं है। उसने तो यह कहा था कि उनके अंडे पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसे 1000 बार कहा कि ग्रबली प्लैंक की योजना पर चलना उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। सच्ची, मुझे नहीं लगता कि उसने मेरी आधी बात भी सुनी होगी। वह थोड़े अजीब मूड में है। वह अब भी यह बताने को तैयार नहीं है कि उसे वे चोटें कैसे लगी। अगले दिन नाश्ते के वक्त स्टाफ टेबल पर हैग्रिड के लौट आने का सभी विद्यार्थियों ने उत्साह से स्वागत नहीं किया। फ्रेड, जॉर्ज और ली जैसे कुछ विद्यार्थी खुशी से गरजे और गुरुद्वार तथा मेहनतकश की टेबलों के बीच से भागकर हैग्रिड का विशाल हाथ मिलाने लगे। बाकी विद्यार्थियों ने पार्वती और लेवेंडर की तरह उदासी से एक दूसरे को देखकर अपने सिर हिलाए। हैरी जानता था कि उनमें से कईयों को प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पढ़ाने का तरीका ज्यादा पसंद था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके भी दिमाग का एक छोटा पूर्वाग्रह से रहित हिस्सा जानता था कि उनके पास एक अच्छा कारण था। ग्रबली प्लैंक की दिलचस्प क्लास की परिभाषा यह नहीं थी कि उनमें किसी के सिर कटने का जोखिम हो। काफी डर के साथ हैरी, रॉन और हरमाइनी मंगलवार को हैग्रिड के केबिन की तरफ गए। ठंड से मुकाबला करने के लिए उन्होंने बहुत मोटे कपड़े पहन रखे थे। हैरी को चिंता थी कि हैग्रिड उन्हें न जाने क्या पढ़ाएगा। इसके अलावा उसे यह चिंता भी थी कि अगर अम्बरिज इंस्पेक्शन करती है तो बाकी विद्यार्थी, खास तौर पर मैल्फॉय और उसके चमचे, कैसा व्यवहार करेंगे। बहरहाल जब वे बर्फ से जूझते हुए हैग्रिड के पास जा रहे थे तो सर्वोच्च प्रशासक कहीं नजर नहीं आ रही थी। हैग्रिड जंगल के किनारे पर खड़ा खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर राहत नहीं मिली। शनिवार की रात को जो चोटें बैगनी थी उन पर अब हरा पीला रंग आ गया था और कुछ घावों से तो अब भी खून निकल रहा था। हैरी इस बात को नहीं समझ पाया। क्या हैग्रिड पर किसी ऐसे प्राणी ने हमला किया था जिसका जहर घावों को भरने नहीं देता? जैसे इस भयंकर तस्वीर को पूरा करने के लिए हैग्रिड अपने कंधे पर आधी मरी हुई भैंस जैसी चीज उठाया था। हम आज वहां चलेंगे, हैग्रिड ने खुशी से आते हुए विद्यार्थियों को बताया और अपने पीछे के अंधेरे पेड़ों की तरफ सिर हिलाया। वहां थोड़े ज्यादा पेड़ हैं, वैसे भी वे अंधेरा ज्यादा पसंद करते हैं। कौन अंधेरा पसंद करता है? हैरी ने सुना कि मैल्फॉय दहशत में क्रैब और गोयल से पूछ रहा था। उसने क्या कहा? कौन अंधेरा पसंद करता है? क्या तुमने सुना? हैरी को याद आया कि इससे पहले मैल्फॉय सिर्फ एक बार ही जंगल में गया था। उस वक्त उसने बहुत ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाई थी। वह मन ही मन मुस्कुराया।
क्विडिच मैच के बाद जिस भी चीज से मेलफॉय को दिक्कत होती थी उसके लिए हैरी खुशी खुशी तैयार था। तैयार हो? हैग्रिड विद्यार्थियों को देखते हुए चहका। ठीक है। अच्छा, तो हम जंगल की यात्रा को तुम लोगों के 5th ईयर के लिए बचा रहे थे। हमें लगा कि हम इन प्राणियों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने चलेंगे। हम आज जिन प्राणियों के बारे में सीखेंगे वे बहुत दुर्लभ है। हमें लगता है कि हम शायद ब्रिटेन में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने उन्हें प्रशिक्षित करने में सफलता पाई है। और तुम्हें यकीन है ना कि वे सचमुच प्रशिक्षित हो गए हैं? मेलफॉय ने पूछा, जिसकी आवाज पहले से ज्यादा दहशत भरी लग रही थी। देखो, ये पहली बार नहीं होगा जब तुम बेकाबू जंगली प्राणियों को क्लास में लाओगे, है ना? नागशक्ति के विद्यार्थी सहमति में बुदबुदाए। गरुड़द्वार के कुछ विद्यार्थियों को देखकर लगा जैसे वे भी सोच रहे हों कि मेलफॉय की बात में दम है। जाहिर है वे प्रशिक्षित हैं, हैग्रिड ने त्योरी चढ़ाकर कहा तथा मरी हुई भैंस को अपने कंधे पर थोड़ी और ऊपर खिसकाया। मेलफॉय ने पूछा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अपने काम से काम रखो, हैग्रिड गुस्से से बोला। अगर तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवाल खत्म हो गए हो तो हमारे पीछे आओ। वह मुड़ा और सीधे जंगल में चला गया। उसके पीछे पीछे जाने की किसी की भी ज्यादा इच्छा नहीं थी। हैरी ने रॉन और हर्माइनी की तरफ देखा, जिन्होंने आ भरते हुए सिर हिलाया, और वे तीनों हैग्रिड के पीछे चल दिए। बाकी विद्यार्थी उनके पीछे चलने लगे। वे लगभग 10 मिनट तक चलते रहे। फिर वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पेड़ इतने आसपास थे कि घुप अंधेरा था और जमीन भी नहीं दिख रही थी। एक हुंकार के साथ हैग्रिड ने आधी भैंस को जमीन पर पटक दिया, पीछे हटा और अपना चेहरा विद्यार्थियों की तरफ घुमाया। ज्यादातर विद्यार्थी पेड़ों के पीछे से उसकी तरफ आ रहे थे और चारों तरफ घबरा कर देख रहे थे, मानो उन्हें किसी भी पल हमले की उम्मीद हो। पास आ जाओ, पास आ जाओ, हैग्रिड ने उन्हें प्रोत्साहित किया। देखो, वे लोग गोश्त की गंध से अपने आप खींचे चले आएंगे, लेकिन हम फिर भी उन्हें बुला लेते हैं। उन्हें यह जानकर अच्छा लगेगा कि हम बुला रहे हैं। वह मुड़ा और उसने अपने चेहरे के बाल हटाने के लिए अपना खिचड़ी सिर हिलाया। फिर उसने एक अजीब सी चीख निकाली, जो अंधेरे पेड़ों के बीच किसी भयंकर चिड़िया की आवाज जैसी थी। कोई भी नहीं हंसा। ज्यादातर विद्यार्थी तो इतने डरे हुए थे कि उनके मुंह से चूं भी नहीं निकली। हैग्रिड ने दोबारा वही आवाज निकाली। 1 मिनट गुजर गया, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने पीछे और पेड़ों के चारों तरफ घबरा कर देखते रहे, ताकि जो भी आ रहा हो वे उसकी पहली झलक देख सकें। और फिर जब हैग्रिड ने अपने बाल तीसरी बार हिलाकर अपना विशाल सीना फुलाया, तो हैरी ने रॉन को कोहनी मारी और 2 मुड़े हुए पेड़ों के बीच की जगह की तरफ इशारा किया। अंधेरे में 2 सूनी सफेद चमकती आंखें बड़ी होती जा रही थी, और एक पल बाद ही ड्रैगन जैसा चेहरा, गर्दन और एक बड़े काले पंख वाले घोड़े का कंकाल जैसा शरीर अंधेरे में प्रकट हुआ। उसने विद्यार्थियों को कुछ सेकंड तक देखा, लंबी काली पूंछ लहराई और फिर सिर झुकाकर नुकीले दांतों से मरी हुई भैंस का गोश्त चीरने लगे। हैरी को बहुत राहत का एहसास हुआ। आखिर यह सबूत था कि उसने इन प्राणियों की कल्पना नहीं की थी, वे असली थे। हैग्रिड भी उनके बारे में जानता था। उसने उत्सुकता से रॉन की तरफ देखा, लेकिन रॉन तो अब भी पेड़ों के बीच चारों तरफ देख रहा था, और कुछ पल बाद वह फुसफुसाया, हैग्रिड फिर से आवाज क्यों नहीं निकाल रहा है? ज्यादातर विद्यार्थियों के चेहरे पर रॉन की तरह ही दुविधा और घबराहट थी। वे अब भी उनसे कुछ फुट दूर खड़े घोड़ों की बजाय चारों तरफ देख रहे थे। सिर्फ 2 ही विद्यार्थियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें देख सकते हों। एक तो नागशक्ति का दुबला पतला लड़का था, जो ग्वाइल के ठीक पीछे खड़े होकर उस घोड़े को गोश्त खाते देख रहा था, और उसके चेहरे पर भारी वितृष्णा के भाव थे। दूसरा नेविल था, जिसकी आंखें लंबी काली पूंछ को हिलती देख रही थी। ओह, ये लो, एक और आ गया, हैग्रिड ने गर्व से कहा, जब अंधेरे वृक्षों के बीच से दूसरा काला घोड़ा प्रकट हो गया। उस घोड़े ने अपने चमड़े जैसे पंख शरीर से सटाए और सिर झुकाकर गोश्त खाने लगा। अपने हाथ उठाकर बताओ, उन्हें कौन देख सकता है? हैरी को बहुत खुशी हुई कि आखिरकार अब वो इन घोड़ों के रहस्य को समझने वाला है। उसने अपना हाथ उठाया। हैग्रिड ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। हाँ हाँ, हम जानते थे हैरी कि तुम उन्हें देख सकोगे, उसने गंभीरता से कहा। और तुम नेविल? और माफ करना, मेलफॉय ने व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। लेकिन हमें कौन सा प्राणी दिखना चाहिए? जवाब में हैग्रिड ने जमीन पर भैंस के गोश्त की तरफ इशारा कर दिया।
सभी विद्यार्थी कुछ सेकंड तक उसकी तरफ घूरते रहे। कई विद्यार्थियों के मुंह से आ निकल गई और पार्वती की तो चीख निकल पड़ी। हैरी समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। गोश्त के टुकड़े हवा में गायब हो रहे थे और यह बहुत अजीब दिख रहा होगा। यह कौन कर रहा है? पार्वती ने दहशत भरी आवाज में पूछा और सबसे पास वाली पेड़ के पीछे छिप गई। इसे कौन खा रहा है? थेस्ट्रॉल्स, हैग्रिड ने गर्व से कहा और हरमाइनी ने धीरे से ओह कहा, जैसे समझ गई हो। हॉगवर्ट्स में उनका पूरा झुंड है। अब थेस्ट्रॉल्स के बारे में कौन जानता है? लेकिन वे तो सचमुच अपशगुन होते हैं, पार्वती ने दहशत के बीच में बोलते हुए कहा। जो जो लोग उन्हें देख सकते हैं उनके साथ हर तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने मुझे एक बार बताया था। नहीं नहीं नहीं, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो सिर्फ एक अंधविश्वास है कि वे अपशगुन होते हैं। वे बहुत ही चतुर और उपयोगी होते हैं। जाहिर है इस झुंड को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इसका उपयोग तो खास तौर पर स्कूल की गाड़ियों को खींचने के लिए होता है। जब डंबलडोर अंतर्ध्यान नहीं होना चाहते तो वे कभी कभार इन पर बैठकर लंबी यात्रा भी कर लेते हैं। देखो, दो और आ गए, देखो। दो और घोड़े चुपचाप पेड़ों के पीछे से आ गए थे। उनमें से एक पार्वती के बहुत करीब से निकला, जो कांप गई और यह कहती हुई पेड़ से चिपक गई, मुझे लगता है मुझे किसी चीज ने छुआ। मुझे लगता है मेरे पास है। चिंता मत करो, यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, हैग्रिड ने धैर्य से कहा। ठीक है, अब कौन बता सकता है कि कुछ लोग उन्हें देख सकते हैं जबकि बाकी लोग नहीं देख सकते? हरमाइनी ने अपना हाथ उठाया। हैग्रिड ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताओ, उसने कहा। सिर्फ वही लोग थेस्ट्रॉल्स को देख सकते हैं जिन्होंने किसी की मौत देखी हो। बिल्कुल सही कहा, हैग्रिड ने गंभीरता से कहा। गरुड़द्वार को 10 पॉइंट। अब थेस्ट्रॉल्स। प्रोफेसर अम्ब्रिज आ गई थी। वे हैरी से कुछ फुट दूर खड़ी थीं। वे अपना हरा हैट तथा चोगा पहने थीं और उनका क्लिप बोर्ड तैयार था। हैग्रिड, जिसने कभी अम्ब्रिज की नकली खांसी नहीं सुनी थी, कुछ चिंता से सबसे करीबी वाले थेस्ट्रॉल को देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह आवाज उसी ने निकाली थी। ओह हेलो, हैग्रिड ने मुस्कुरा कर कहा जब उसे पता चल गया कि आवाज कहाँ से आई थी। तुम्हें वह चिट्ठी मिल गई जो मैंने आज सुबह तुम्हारे केबिन में भेजी थी, अम्ब्रिज ने उसी तेज धीमी आवाज में कहा जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले उसके साथ किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हो जो विदेशी हो और जिसका दिमाग बहुत धीमा चलता हो। उसमें मैंने तुम्हें सूचित किया था कि मैं तुम्हारी क्लास का इंस्पेक्शन करूंगी। ओह हाँ, हैग्रिड ने उत्साह से कहा। खुशी हुई कि आपको जगह मिल गई। अच्छा, जैसा कि आप देख सकती हैं, या मुझे नहीं पता, क्या आप देख सकती हैं, आज हम थेस्ट्रॉस का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहा? प्रोफेसर अम्ब्रिज ने जोर से कहा और अपने हाथ कान पर रखकर त्योरियां चढ़ा ली। तुमने क्या कहा? हैग्रिड थोड़ा दुविधाग्रस्त दिखने लगा। थेस्ट्रॉस, उसने जोर से कहा। बड़े पंखदार घोड़े, उसने अपने विशाल हाथ आशा से लहराए। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने अपनी भौहें उठाकर उसे देखा और अपने क्लिपबोर्ड पर लिखा, घटिया इशारों की भाषा का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो हैग्रिड ने विद्यार्थियों की तरफ मुड़कर थोड़ा परेशान दिखते हुए कहा। तो हम क्या कह रहे थे? अल्पकालीन याददाश्त कमजोर लगती है, अम्ब्रिज इतनी जोर से बुदबुदाई कि आसपास के विद्यार्थी उनकी बात सुन सके। ड्रेको मैल्फॉय का तो ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस 1 महीने जल्दी आ गया हो। दूसरी तरफ हरमाइनी का चेहरा गुस्से के कारण लाल पड़ गया था। ओह हाँ, हैग्रिड ने अम्ब्रिज के क्लिपबोर्ड की तरफ परेशानी भरी निगाह डाली, लेकिन बहादुरी से आगे बोलता रहा। हाँ, हम तुम्हें बता रहे थे कि हमने यह समूह कैसे बनाया है। हाँ, तो हमने एक नर और 5 मादाओं से शुरू किया। इसका, उसने सबसे पहले प्रकट होने वाले घोड़े को थपथपाया, नाम टेनिब्रस है। यह मुझे सबसे प्रिय है। जंगल में सबसे पहले पैदा हुआ था। अम्ब्रिज ने उसकी बात काटते हुए जोर से कहा। क्या तुम्हें पता है जादू मंत्रालय ने थेस्ट्रॉल्स को खतरनाक की श्रेणी में रखा है? हैरी का दिल किसी पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन हैग्रिड हंस दिया। थेस्ट्रॉल्स खतरनाक नहीं होते हैं, वे बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वे उसका थोड़ा बहुत गोश्त काट सकते हैं।
हिंसा के विचार पर खुश होता है। अम्बridge बुदबुदाई और अपने क्लिपबोर्ड पर लिखने लगी। नहीं, देखिए, हैग्रिड ने अब थोड़ा चिंतित दिखते हुए कहा। हमारा मतलब है अगर कोई कुत्ते को परेशान करेगा तो वो अभी काट लेगा, है ना? लेकिन थेस्ट्रोल्स की बुरी छवि तो मौत वाली चीज के कारण बनी है। लोग उन्हें अपशगुन मानते हैं, है ना? समझते ही नहीं है ना? अम्बridge ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी आखिरी टिप्पणी पूरी की और फिर हैग्रिड की तरफ देखते हुए दोबारा बहुत जोर से और धीरे धीरे कहा, तुम पढ़ाना जारी रखो, मैं टहलती हूँ। उन्होंने चलने का नाटक किया। मेल्फॉय और पेंसी पाकिस्तान मुंह दबाकर हंसने लगे। विद्यार्थियों के बीच, उन्होंने सभी विद्यार्थियों की तरफ इशारा किया, और उनसे सवाल पूछती हूँ। उन्होंने बोलने का संकेत करने के लिए अपने मुंह की तरफ इशारा किया। हैग्रिड ने उनकी तरफ घूरा। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह ऐसा क्यों सोच रही थी कि वह सामान्य अंग्रेजी नहीं समझ सकता। हरमाइनी की आंखों में तो अब आवेश के आंसू आ चुके थे। चुड़ैल कहीं की, दुष्ट चुड़ैल, वह फुसफुसाई जब अम्बridge पेंसी पाकिस्तान के पास गई। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर रही हो, तुम घटिया, गंदी, पापी। अच्छा, खैर, हैग्रिड दोबारा अपने विषय पर आने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। तो थेस्ट्रॉल्स, उनमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। प्रोफेसर अम्बridge ने पेंसी पाकिस्तान से तेज आवाज में पूछा। क्या तुम प्रोफेसर हैग्रिड की भाषा अच्छी तरह समझ सकती हो? हरमाइनी की ही तरह पेंसी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये हंसी के आंसू थे। दरअसल उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। नहीं, क्योंकि देखिए, ऐसा लगता है कि वे ज्यादातर समय हुंकार भरते रहते हैं। अम्बridge ने अपने क्लिपबोर्ड पर लिख लिया। हैग्रिड के चेहरे का सही सलामत थोड़ा सा हिस्सा लाल हो गया, लेकिन उसने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे उसने पेंसी का जवाब नहीं सुना हो। और हाँ, थेस्ट्रॉल्स की अच्छी बातें देखो, जब उन्हें पालतू बना लिया जाता है इस समूह की तरह, तो कोई दिशा नहीं भटक सकता। उनमें दिशा का अद्भुत ज्ञान होता है। बस उन्हें बता दो कि कहाँ जाना चाहते हो। जाहिर है यह तभी होगा जब वे आपकी बात समझ सकते हो, मेल्फॉय ने जोर से कहा, और पेंसी पाकिस्तान इस बार हंसी के कारण गिर गई। प्रोफेसर अम्बridge ने उन दोनों की तरफ प्यार से देखा और फिर नेविल की तरफ मुड़ी। उन्होंने पूछा, लॉन्ग बॉटम, क्या तुम थेस्ट्रॉल्स को देख सकते हो? नेविल ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने भावहीन आवाज में पूछा, तुमने किसकी मौत देखी थी? नेविल ने कहा, मेरे दादाजी की। और तुम इनके बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने पूछा और अपना गांठदार हाथ उन घोड़ों की तरफ लहराया जो अब तक भैंस का इतना गोश्त खा चुके थे कि हड्डियां नजर आने लगी थी। नेविल ने घबराकर हैग्रिड की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, वे अच्छे होते हैं। विद्यार्थी इतने डरते हैं कि वे यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें डर लग रहा है। अम्बridge बुदबुदाई और अपने क्लिपबोर्ड पर लिखने लगी। नहीं, नेविल ने थोड़ा परेशान होकर कहा, नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है। अम्बridge ने नेविल का कंधा थपथपाया और प्यारे अंदाज में मुस्कुराई जो हैरी को व्यंग्यात्मक लगा। देखो हैग्रिड, उन्होंने एक बार फिर हैग्रिड की तरफ मुड़कर देखा और पहले की ही तरह जोर से और धीरे धीरे बोलने लगी। मुझे लगता है कि मेरे पास काफी जानकारी आ चुकी है। तुम्हें, उन्होंने हवा में से अपने सामने कुछ निकालने का अभिनय किया, अपने इंस्पेक्शन का परिणाम, उन्होंने क्लिपबोर्ड की तरफ इशारा किया, 10 दिन में मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी 10 गांठदार उंगलियां ऊपर की, फिर पहले से ज्यादा मुस्कुराती हुई और अपने हरे हैट के नीचे मेंढकी जैसी दिखती हुई वे तेजी से उनके बीच से चली गई। मेल्फॉय और पेंसी पाकिस्तान हंसने में लगे थे। हरमाइनी आवेश के मारे कांप रही थी और नेविल दुविधाग्रस्त तथा परेशान लग रहा था। गंदी, झूठी, बदमाश बुढ़िया, हरमाइनी ने आधे घंटे बाद कहा जब वे उस पगडंडी पर चलकर महल की तरफ लौट रहे थे जो उन्होंने बर्फ पर जाते वक्त बनाई थी। तुमने देखा कि वे क्या कर रही थी? वह संकर जाति के लोगों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वो हैग्रिड को दैत्य की तरह मंदबुद्धि साबित करने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ दानवी थी। और ओह, यह ठीक नहीं है। यह सचमुच बुरा सबक नहीं था। मेरा मतलब है, विस्फोटक अग्निडंक तो बुरे थे, लेकिन थेस्ट्रॉल तो अच्छे हैं। दरअसल हैग्रिड के लिहाज से तो वे बहुत अच्छे हैं, रॉन बोला। अम्बridge ने तो कहा कि वे खतरनाक है। देखो, जैसा हैग्रिड ने कहा था, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हरमाइनी ने अधीरता से कहा।
और मुझे लगता है कि ग्रबली प्लैंक जैसी टीचर हमें आमतौर पर उन्हें NEWT स्तर से पहले नहीं दिखाती। लेकिन देखो, वे बहुत रोचक हैं, है ना? कुछ लोग उन्हें देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते। काश मैं देख पाती। क्या सचमुच? हैरी ने धीरे से पूछा। वह अचानक स्तब्ध रह गई। ओ ओ हैरी, नहीं, मुझे अफसोस है। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। मैंने भी कितनी मूर्खतापूर्ण बात कह दी। कोई बात नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, रॉन ने कहा। मुझे हैरानी है कि इतने सारे लोग उन्हें देख सकते हैं। एक क्लास में 3 लोग। हाँ वीजली, हम सोच रहे थे। एक दुष्ट आवाज आई। बर्फ के कारण उनमें से किसी को मेल्फॉय, क्रैप और ग्वाइल के करीब आने की आवाज सुनाई नहीं दी, जो अब उनके ठीक पीछे आ चुके थे। अगर वे तुम्हें दिख जाते तो क्या उसके बाद तुम्हें तूफान ज्यादा अच्छी तरह दिखने लगता? मेल्फॉय, क्रैब और ग्वाइल हंसी से लोटपोट होते हुए उनसे आगे निकल गए। महल की तरफ जाते समय वे वीजली हमारा राजा है गाना गाने लगे। रॉन के कान लाल हो गए। हरमाइनी ने कहा, उनकी तरफ ध्यान मत दो, जाने दो। उसने अपनी छड़ी निकालकर मंत्र पढ़ा, जिससे भाप उत्पन्न हो गई। भाप के सहारे हरमाइनी ग्रीन हाउस तक जाने वाले बर्फीले रास्ते को आसान बनाना चाहती थी। दिसंबर आ गया। इसके साथ ही और ज्यादा बर्फ गिरने लगी। 5th ईयर के विद्यार्थियों पर तो जैसे होमवर्क का बर्फीला पहाड़ गिर गया। क्रिसमस के करीब आने से रॉन और हरमाइनी की प्रीफेक्ट की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उन्हें महल की सजावट के काम की देखरेख करने के लिए बुलाया गया। रॉन ने कहा, तुम चमकदार पन्नियां लगाने की कोशिश तो करके देखो, जबकि पीव्स उसका दूसरा सिरा पकड़कर तुम्हारा गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें 1st ईयर और 2nd ईयर के विद्यार्थियों की निगरानी करनी पड़ रही थी, जो भारी ठंड के कारण ब्रेक के दौरान बाहर के बजाय भीतर रह रहे थे। रॉन ने कहा, वे बहुत ही आवारा और उद्दंड किस्म के हैं। जब हम 1st ईयर में थे तो निश्चित रूप से इतने बदतमीज नहीं थे। इसके अलावा उन्हें आर्गस फिल्च के साथ शिफ्ट में गलियारों की चौकीदारी भी करनी पड़ती थी, जिसे लगता था कि छुट्टियों में विद्यार्थी लड़कर मनोरंजन करेंगे। रॉन गुस्से में बोला, उसके दिमाग में तो गोबर भरा है। वे इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हरमाइनी ने घरेलू जिन्नों के हेड बुनने भी छोड़ दिए और इस बात पर परेशान होने लगी कि उसके पास सिर्फ 3 हेड बचे हैं। बेचारे घरेलू जिन, जिन्हें मैं आजाद नहीं कर पाई। मेरे हेड नहीं बनाने के कारण उन्हें यहाँ क्रिसमस पर रुकना पड़ेगा। हैरी का उसे बताने का दिल नहीं हुआ कि उसकी बुनी हुई सारी चीजें डॉबी उठा रहा था। वो अपने जादू का इतिहास के निबंध पर झुक गया। वैसे भी वह क्रिसमस के बारे में नहीं सोचना चाहता था। हॉगवर्ट्स में आने के बाद वो पहली बार यहाँ से दूर छुट्टियां मनाना चाहता था। क्विडिच पर प्रतिबंध लगा था। उसे इस बात की चिंता थी कि हैग्रिड को प्रोबेशन पर न रख दिया जाए। इस वक्त यहाँ उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह सिर्फ एक ही चीज के बारे में उम्मीद से देखता था, और वह थी DA की मीटिंग। छुट्टियों में मीटिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि DA के ज्यादातर साथी अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। हरमाइनी अपने माता पिता के साथ स्कीइंग करने जा रही थी। इस खबर में रॉन ने बड़ी दिलचस्पी ली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि मगलू पैरों पर लकड़ी के संकरे पटिये बांधकर बर्फीले पहाड़ों पर नीचे फिसलते हैं। रॉन अपने घर जा रहा था। हैरी कई दिन तक उससे ईर्ष्या करता रहा। आखिरकार हैरी ने उससे पूछ ही लिया कि वो क्रिसमस पर घर कैसे जा रहा है। यह सुनकर रॉन बोला, लेकिन तुम भी तो चल रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मम्मी ने मुझे कई सप्ताह पहले जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने तुम्हें भी घर पर साथ लाने को कहा था। हरमाइनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, लेकिन हैरी का दिल बल्लियों उछलने लगा। रॉन के घर क्रिसमस मनाने का विचार सचमुच अद्भुत था। हालांकि हैरी को इस बात का मलाल भी हो रहा था कि वह सीरियस के साथ छुट्टियां नहीं मना पाएगा। वह सोच रहा था कि क्या मिसेस वीजली को मना सकता है कि वे त्योहार के वक्त उसके गॉडफादर को भी आमंत्रित कर ले। वैसे वह जानता था कि डंबलडोर सीरियस को ग्रिमॉल्ड चौक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देंगे, और इसके अलावा मिसेस वीजली भी सीरियस को नहीं बुलाना चाहेंगी, क्योंकि उन दोनों में अक्सर मतभेद होते रहते थे। सीरियस ने आग में पिछली बार देखने के बाद से हैरी से कोई संपर्क नहीं किया था। हालांकि हैरी जानता था कि अम्बरिज की लगातार निगरानी के कारण उससे संपर्क करने की कोशिश करना मूर्खता होगी, लेकिन उसे यह कल्पना पसंद नहीं आई कि सीरियस अपनी माँ के पुराने घर में अकेला रहे और शायद क्रीचर के साथ इकलौता पटाखा खींचे। छुट्टियों के पहले की आखिरी DA मीटिंग के लिए हैरी आवश्यकता कक्ष में जल्दी आ गया, और इस बात के लिए उसने खुद को बधाइयां दी, क्योंकि मशाले रोशन होने पर उसने देखा कि डॉबी ने वहां भी क्रिसमस की सजावट कर दी थी। डॉबी के अलावा कोई और छत से 100 सुनहरे गुब्बारे नहीं लटका सकता था, जिनमें से हर एक पर हैरी की तस्वीर हो और लिखा हो, क्रिसमस की दिली शुभकामनाएं, हैरी।
हैरी ने आखिरी गुब्बारे को उतारा ही था कि दरवाजा खुला और लूना लवगुड अंदर आ गई। वो हमेशा की तरह खोई खोई लग रही थी। हेलो, उसने अस्पष्टता से कहा और बची कुची सजावट को देखा। बहुत अच्छे हैं। क्या तुमने उन्हें लगाया था? हैरी ने कहा। नहीं, यह काम तो डॉबी नाम के घरेलू जिन का था। मिसल्टो, लूना ने सपनीली आवाज में कहा और सफेद बेरियों के बड़े झुरमुट की तरफ इशारा किया जो लगभग हैरी के सिर पर रखा था। वो उसके नीचे से कूद कर दूर हट गया। लूना ने बहुत गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा किया। इसमें अक्सर नारगल्स भरे होते हैं। हैरी ये पूछने से बच गया कि नारगल्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी समय एंजेलिना, कैटी और एलिसिया आ गई थी। वे तीनों हाँफ रही थी और बहुत ठंडी दिख रही थी। अच्छा, एंजेलिना ने नीरस आवाज में कहा और अपना चोगा उतारकर एक कोने में फेंक दिया। हमने आखिर तुम्हारा विकल्प खोज लिया है, हैरी ने चकरा कर पूछा। मेरा विकल्प खोज लिया है? तुम्हारा और फ्रेड और जॉर्ज का, एंजेलिना ने अधीरता से कहा। हमें खोजी मिल गई है। हैरी ने जल्दी से पूछा, कौन? केटी ने जवाब दिया, जिनी वीजली। हैरी मुंह खोल कर उसे देखता रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, एंजेलिना ने छड़ी निकालकर बाह घुमाई। लेकिन वह सचमुच बहुत अच्छी है। जाहिर है तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, उसने उसे बुरी तरह से देखते हुए कहा। लेकिन चूंकि हम तुम्हें नहीं रख सकते। हैरी का मन हुआ कि वो पलटकर जवाब दे दे। क्या वह एक पल के लिए भी यह कल्पना कर सकती है कि टीम से निकाले जाने के बारे में हैरी को उससे 100 गुना ज्यादा अफसोस हुआ होगा। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए पूछा, और मारक? एंड्रयू कर्क, एंजेलिना ने बिना उत्साह से कहा, और जैक स्लोपर। दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ट्रायल्स में आए थे उनमें से बाकी के तो बहुत ही मूर्ख थे। रॉन, हर्माइनी और नेविल के आने से यह निराशाजनक बातचीत खत्म हो गई। 5 मिनट के भीतर कमरा इतना भर गया कि हैरी एंजेलिना के गुस्से और हिकारत भरी नजरों को देखने से बच गया। ठीक है, उसने उन सभी को व्यवस्थित करते हुए कहा। मैं सोचता हूँ कि आज शाम को हमें उन सभी चीजों को दोहराना चाहिए जो हमने अब तक की है, क्योंकि छुट्टियों से पहले यह हमारी आखिरी मीटिंग है और 3 हफ्ते के अंतराल से पहले कोई नई चीज शुरू करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं? जकारियस स्मिथ ने असंतोष फुसफुसाहट में कहा, जो इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में सुनाई दे गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं, फ्रेड ने जोर से कहा। हमें सचमुच अफसोस है कि हैरी ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। कई विद्यार्थी खीखी करने लगे। हैरी ने देखा कि जो हंस रही थी और उसे अपने पेट में जानी पहचानी खलबली महसूस हुई, जैसे वो सीढ़ी उतरते समय एक पायदान पर पैर रखना भूल गया हो। हम जोड़ियां बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, हैरी ने कहा। हम 10 मिनट तक बाधा मंत्र का अभ्यास करेंगे, फिर हम कुशन बाहर निकालकर स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। आदेश का पालन करते हुए उन सभी ने जोड़ियां बना ली। हैरी हमेशा की तरह नेविल का पार्टनर बन गया। जल्दी ही कमरा बाधितों की चिल्लाहटों से भर गया। विद्यार्थी 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो जाते थे, जिस दौरान उनका पार्टनर दूसरी जोड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता था। फिर वे होश में आ जाते थे और मंत्र पढ़ते थे। नेविल में इतना सुधार हो चुका था कि वह पहचान में ही नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब हैरी लगातार 3 बार बेहोश होने के बाद होश में आया, तो उसने नेविल से रॉन और हर्माइनी के साथ प्रैक्टिस करने को कहा, ताकि वह कमरे में चारों तरफ घूमकर बाकी विद्यार्थियों को देख सके। जब वह चो के पास से गुजरा तो वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। हैरी ने उसके पास से बार बार गुजरने के प्रलोभन से बचने की कोशिश की। 10 मिनट तक बाधा मंत्र का अभ्यास करने के बाद उन्होंने सारे फर्श पर कुशन फैला दिए और स्तब्धीकरण मंत्र का अभ्यास करने लगे। जगह सचमुच बहुत कम थी, इसलिए वे सभी एक साथ उस मंत्र का अभ्यास नहीं कर सकते थे। इस कारण आधे विद्यार्थी कुछ समय तक दूसरों को मंत्र पढ़ते देखते थे और इसके बाद जगह बदल लेते थे। उन सभी को देखते समय हैरी का सीना गर्व से फूल गया। यह सच था कि नेविल ने डीन पर निशाना लगाते समय पद्मा पाटिल को स्तब्ध कर दिया था, पर यह भी बहुत बड़ी बात थी। सभी ने बहुत कुछ सीख लिया था। 1 घंटे बाद हैरी ने सबको रोक दिया। उसने उन सभी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी बहुत अच्छे होते जा रहे हो। जब हम छुट्टियों से लौटेंगे तो हम कुछ बड़ी चीजें कर सकते हैं, शायद पितृदेव सम्मोहन भी। रोमांच की बुदबुदाहट होने लगी। हमेशा की तरह विद्यार्थी 2-2, 3-3 करके जाने लगे। ज्यादातर विद्यार्थियों ने विदा लेते समय हैरी को हैप्पी क्रिसमस कहा।
खुश महसूस करते हुए उसने रॉन और हर्माइनी के साथ कुशन इकट्ठे किए और उन्हें करीने से जमा दिया। रॉन और हर्माइनी उसके जाने से पहले ही चले गए। वो थोड़ी देर रुका रहा क्योंकि जो अब भी वहां थी और वह आशा कर रहा था कि वह भी उसे हैप्पी क्रिसमस कहेगी। नहीं, तुम जाओ, उसने सुना कि जो अपनी सहेली मैरिटा से कह रही थी। उसका दिल उछलकर उसके गले में पहुंच गया। वह कुशन के ढेर को जमाने का नाटक करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वे अकेले थे और वह उसके बोलने का इंतजार करने लगा। इसके बजाय उसे एक जोरदार सिसकी सुनाई दी। मुड़कर उसने देखा कि चो कमरे के बीच में खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्या? वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। वह वहां खड़ी खड़ी चुपचाप रो रही थी। क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। चो ने अपना सिर हिलाया और अपनी आस्तीन से आंखें पोंछी। मुझे अफसोस है, उसने भारी आवाज में कहा। मुझे लगता है ये सारी चीजें सीखने के बाद मुझे लगता है कि अगर वह यह सब जानता तो शायद वह भी जिंदा होता। हैरी का दिल अपनी सामान्य जगह से नीचे खिसककर उसकी नाभि के आसपास पहुंच गया। उसे पता होना चाहिए था। वह सेड्रिक के बारे में बात करना चाहती थी। उसे यह आता था, हैरी ने भारी आवाज में कहा। वह जादू में निपुण था, वरना वो कभी उस भूल भुलैया के बीच तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट किसी को मारना चाहता है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती है। वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनते ही चो ने हिचकी ली, लेकिन बिना चीहूके हैरी की तरफ घूरती रही। वह धीरे से बोली, तुम तो बचपन में ही उससे बच गए थे। हाँ, हैरी थके अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे इसका कारण नहीं मालूम, किसी और को भी नहीं मालूम, इसलिए इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। ओह, मत जाओ, चो ने दोबारा रोने जैसी आवाज में कहा। मुझे सचमुच अफसोस है कि मैं इस तरह परेशान हो रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ। उसने दोबारा हिचकी ली। हालांकि उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी, इसके बावजूद वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हैरी बहुत दुखी हो गया। उसे सिर्फ हैप्पी क्रिसमस सुनकर बहुत खुशी होती। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह भयंकर लग रहा होगा, उसने अपनी आंखें अपनी आस्तीन पर दोबारा पोंछते हुए कहा। मैं सेड्रिक का जिक्र कर रही हूँ, जबकि तुमने उसे मरते देखा था। मुझे लगता है कि तुम उस बात को भूलना चाहते होगे। हैरी कुछ नहीं बोला। यह बिल्कुल सच था, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होता। तुम सचमुच बहुत अच्छे टीचर हो, हैरी, चो ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं पहले कभी किसी को स्तब्ध नहीं कर पाई थी। धन्यवाद, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। वे काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। हैरी के मन में प्रबल इच्छा हो रही थी कि वो कमरे से भाग जाए। दूसरी तरफ वो अपने पैर भी नहीं हिला सकता था। मिसल्टो, चो ने धीरे से कहा और उसके सिर के ऊपर छत की तरफ इशारा किया। हाँ, हैरी ने कहा। उसका मुंह अब बहुत सूख गया था। वैसे शायद इसमें नारगल्स भरे होंगे। नारगल्स क्या होते हैं? क्या पता, हैरी ने कहा। वह अब करीब आ गई थी। हैरी का दिमाग स्तब्ध होने लगा था। तुम्हें लूनी से पूछना होगा, मेरा मतलब है लूना से। जो ने एक अजीब सी आवाज निकाली जो सिसकी और हंसी के बीच थी। वह अब उसके और ज्यादा करीब आ चुकी थी। अब वह इतनी करीब थी कि हैरी उसकी नाक के चकत्ते गिन सकता था। तुम मुझे सचमुच पसंद हो, हैरी, वह सोच नहीं सकता था। उसके भीतर सरसराहट का एहसास फैल रहा था, जो उसके हाथ पैर और दिमाग को सुन कर रहा था। वह इतनी ज्यादा करीब थी, वह उसकी पलकों पर चिपका एक एक आंसू देख सकता था। वह आधे घंटे बाद गुरुद्वार के हॉल में लौटा। हरमाइनी और रॉन आग के पास वाली अपनी पसंदीदा कुर्सियों पर बैठे थे। बाकी सभी विद्यार्थी सोने चले गए थे। हरमाइनी एक बहुत लंबी चिट्ठी लिख रही थी। वो पहले ही आधा चंपत्र भर चुकी थी, जो टेबल के सिरे से लटक रहा था। रॉन आग के पास वाली दरी पर लेटा हुआ था और रूपांतरण के होमवर्क को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। जब हैरी हरमाइनी के बगल वाली कुर्सी में धंस गया तो रॉन ने पूछा, तुम्हें देर कैसे हो गई? हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह सदमे की हालत में था। उसका आधा हिस्सा रॉन और हरमाइनी को बताना चाहता था कि अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन दूसरा हिस्सा उस रहस्य को अपने साथ कब्र तक ले जाना चाहता था। तुम ठीक तो हो, हैरी? हरमाइनी ने अपनी कलम के ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हैरी ने अधूरे मन से कंधे उचका दिए। सच तो यह था कि वह यह नहीं जानता था कि वो बिल्कुल ठीक था या नहीं। क्या हुआ? रॉन ने पूछा और अपनी कोहनी के सहारे अपना चेहरा ऊंचा कर लिया ताकि हैरी को ठीक से देख सके। क्या हुआ?
हैरी यह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे बताए। उसे तो यह भी यकीन नहीं हुआ कि वह उन्हें यह बताना चाहता भी था। जैसे ही उसने यह फैसला किया कि वह कुछ नहीं बोलेगा, हरमाइनी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसने गंभीरता से पूछा, जो के कारण क्या मीटिंग के बाद उसने तुम्हें घेर लिया? हैरान होते हुए हैरी ने सिर हिला दिया। रॉन हंस पड़ा और तभी रुका जब हरमाइनी ने उस पर चेतावनी भरी निगाह डाली। रॉन ने नकली गंभीरता से पूछा, तो वह क्या चाहती थी? वह हैरी ने थोड़े भर्राए स्वर में बोलना शुरू किया। फिर उसने गला साफ किया और दोबारा बोलने की कोशिश की। वह हरमाइनी ने तेजी से पूछा, क्या तुमने उसे चूमा? रॉन इतनी तेजी से उठकर बैठा कि उसकी स्याही की दावत दरी पर फैल गई। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उसने उत्सुकता से हैरी को घूरा। बताओ ना, उसने पूछा। हैरी ने रॉन के जिज्ञासा तथा प्रसन्नता के मिले जुले भाव से हरमाइनी की हल्की त्योरी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। आहा! रॉन अपना मुक्का लहराकर विजयी अंदाज में उछला और इतनी जोर से हंसा कि खिड़की के पास के कई भयभीत दिख रहे सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उछल पड़े। हैरी के चेहरे पर अनिच्छा से एक मुस्कान आ गई जब उसने रॉन को दरी पर लुढ़कते देखा। हरमाइनी ने रॉन को हिकारत से देखा और फिर से अपनी चिट्ठी लिखने लगी। तो रॉन ने आखिर हैरी की तरफ देखते हुए कहा, कैसा लगा? हैरी ने एक पल के लिए सोचा। गीला, उसने सच्चाई बता दी। रॉन ने एक आवाज निकाली, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि यह उल्लास का संकेत था या घिन का। हैरी ने भारीपन से कहा, क्योंकि वह रो रही थी। ओह, रॉन ने कहा और अब उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। क्या तुम चूमने में इतने बुरे हो? क्या पता, हैरी ने कहा, जिसने इस पर विचार नहीं किया था, और वह तत्काल थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। शायद मैं हूं। जाहिर है तुम नहीं हो, हरमाइनी ने खोई खोई आवाज में कहा। वह अब भी अपनी चिट्ठी लिखने में मशगूल थी। रॉन ने बहुत तीखी आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इन दिनों जो अपना आधा समय रोने में बिता रही है, हरमाइनी ने कहा। वह खाते समय रोती है, बाथरूम में रोती है, हर जगह रोती है। रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है थोड़े चूमने से वह खुश हो जाएगी? हरमाइनी दावत में कलम डुबाते हुए गंभीर आवाज में बोली। रॉन, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा असंवेदनशील आदमी नहीं देखा। रॉन ने नाराजगी से कहा, ऐसा क्यों? बताओ तो सही, चूमने पर कोई रोता है क्या? हैरी ने थोड़ी हताशा से पूछा। हाँ, ऐसा कौन करता है? हरमाइनी ने उन दोनों को देखा और उसके चेहरे पर करुणा का भाव था। उसने पूछा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जो इस समय कैसा महसूस कर रही है? नहीं, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। हरमाइनी ने आह भरी और अपनी कलम रख दी। देखो, स्पष्ट है कि सेड्रिक की मौत के कारण वह बहुत दुखी है। इसके अलावा शायद वो दुविधा में भी होगी, क्योंकि पहले उसे सेड्रिक पसंद था और अब वह हैरी को पसंद करती है, और वह ये नहीं सोच पा रही होगी कि उसे कौन ज्यादा पसंद है। फिर वह अपराधी महसूस कर रही होगी। यह सोच रही होगी कि हैरी को चूमना सेड्रिक की याद का अपमान है। उसे यह चिंता भी सता रही होगी कि अगर वह हैरी के साथ घूमने लगेगी तो बाकी विद्यार्थी उसके बारे में क्या कहेंगे, और वह शायद यह भी तय नहीं कर पा रही होगी कि हैरी के प्रति उसकी भावनाएं क्या है, क्योंकि सेड्रिक की मौत के समय वह उसके साथ था। यह सब आपस में एक बहुत गुत्थम गुत्ता है और दर्दनाक है। इसके अलावा उसे यह भी डर होगा कि उसे चीलघात की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वह आजकल बहुत बुरा खेल रही है। उसकी इस बात के अंत में खामोशी छा गई। फिर रॉन बोला, कोई इतनी सारी भावनाएं एक साथ कैसे महसूस कर सकता है? उसका तो दिमाग ही फट जाएगा। तुम्हारी भावनाएं तो चाय के चम्मच में आ सकती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। हरमाइनी ने अपनी कलम दोबारा उठाते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसी ने ये सब शुरू किया था, हैरी ने कहा। मैं ऐसा कभी नहीं करता। वह तो मेरे पास अचानक आ गई और फिर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। रॉन इस विचार पर दहशत में आते हुए बोला, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं दोस्त। तुम्हें उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, हरमाइनी ने चिंता से ऊपर देखते हुए कहा। तुमने अच्छा व्यवहार किया था, है ना? अब देखो, हैरी ने कहा और उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई थी। हरमाइनी ऐसे देख रही थी जैसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही हो। देखो, मुझे लगता है कि मामला इससे भी बुरा हो सकता था, उसने कहा। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलोगे? मिलना ही पड़ेगा, है ना? हैरी ने कहा। डीए मीटिंगें तो होंगी, है ना? हरमाइनी ने अधीरता से कहा। तुम मेरा मतलब अच्छी तरह से समझ रहे हो।
हैरी कुछ नहीं बोला। हरमाइनी के शब्दों ने भयंकर आशंकाओं का एक नया संसार खोल दिया था। उसने ये कल्पना करने की कोशिश की कि वो जो के साथ कहीं जा रहा है, शायद हॉग्समीड, और उसके साथ घंटों अकेला है। जाहिर है चूमने के बाद वह यह उम्मीद कर रही होगी कि वह उसे बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखेगा। इस विचार से ही उसके पेट में दर्दनाक मरोड़ उठने लगी। ओह! हरमाइनी ने एक बार फिर अपनी चिट्ठी में खोते हुए कहा, तुम्हें उसे बाहर ले जाने के बहुत से मौके मिलेंगे। अगर वो उसे न ले जाना चाहे? रॉन ने कहा, जो अपने चेहरे पर एक असामान्य चतुर भाव लाकर हैरी को देख रहा था। मूर्ख मत बनो, हरमाइनी ने कहा। हैरी उसे सदियों से पसंद करता है ना हैरी? हैरी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वह जो को सदियों से पसंद करता था, लेकिन जब भी वह उन दोनों के साथ रहने की कल्पना करता था, तो जो हमेशा खुश नजर आती थी। उसकी कल्पना में जो बेकाबू होकर उसके कंधे पर सुबकती नहीं थी। वैसे तुम यह उपन्यास किसे लिख रही हो? रॉन ने हरमाइनी से पूछा और चंपत्र के उस हिस्से को पढ़ने की कोशिश की जो फर्श पर घिसट रहा था। हरमाइनी ने चंपत्र फौरन ऊपर उठा लिया ताकि रॉन उसे न पढ़ पाए। विक्टर क्रम? हम और किस विक्टर को जानते हैं? रॉन कुछ नहीं बोला, लेकिन असंतुष्ट दिखने लगा। वे लगभग 20 मिनट तक खामोश बैठे रहे। रॉन ने बड़ी अधीरता और बहुत काटापीटी के बाद रूपांतरण का निबंध पूरा कर लिया। हरमाइनी चंपत्र के आखिरी सिरे तक लगातार लिखती रही। फिर उसने चंपत्र को सावधानी से तय किया और सील बंद कर दिया। हैरी आग में घूरता रहा और यह सोचता रहा कि काश इस वक्त सीरियस का सिर वहां प्रकट हो जाए और उसे लड़कियों के बारे में कुछ सलाह दे दे। लेकिन आग धीरे धीरे बुझती रही जब तक कि लाल सुर्ख अंगारे राख नहीं बन गए। चारों तरफ नजरें डालने पर हैरी ने पाया कि पूरे हॉल में सिर्फ वे लोग ही बचे थे। जोर की जमाई लेते हुए हरमाइनी बोली, अच्छा तो गुड नाइट। फिर वह लड़कियों के कमरों की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दी। उसे क्रम में आखिर क्या नजर आता है? रॉन ने पूछा जब वह और हैरी लड़कों के कमरों की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी ने इस बारे में सोचते हुए कहा, देखो मुझे लगता है कि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है ना? और वह अंतर्राष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी है। हाँ, इसके अलावा? रॉन ने थोड़ी उत्तेजित आवाज में कहा, मेरा मतलब है वो अटपटा और मूर्ख है ना? थोड़ा अटपटा तो है, हाँ, हैरी ने कहा, जिसके विचार अब भी चो के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने खामोशी से दुशाले उतारकर पैजामे पहने। डीन, सीमस और नेविल पहले ही सो चुके थे। हैरी ने अपना चश्मा पलंग के पास वाली टेबल पर रखा और पलंग पर चढ़ गया, लेकिन उसने पलंग के चारों तरफ पर्दे नहीं लगाए। वह नेविल के पास वाली खिड़की से बाहर दिखते सितारों भरे आसमान को ताकता रहा। काश उसे कल रात को यह अंदाजा होता कि 24 घंटे के भीतर वो चो चैंग को चूम लेगा। उसकी दाहिनी तरफ से रॉन बुदबुदाया, गुड नाइट। गुड नाइट, हैरी ने जवाब दिया। शायद अगली बार, अगर ऐसा अगली बार हो तो वह थोड़ी ज्यादा खुश रहेगी। उसे उससे घूमने चलने के लिए पूछना चाहिए। वह शायद इसकी उम्मीद कर रही होगी और अब उससे सचमुच नाराज होगी, या शायद वह बिस्तर पर लेटी लेटी अब भी सेड्रिक को याद करके रो रही होगी। वह नहीं जानता था कि वह क्या सोचे। हरमाइनी के स्पष्टीकरण से सारा मामला आसानी से समझ में आने के बजाय ज्यादा जटिल लगने लगा था। उसने करवट बदलते हुए सोचा, उन्हें हमें यहाँ यही सिखाना चाहिए कि लड़कियों के दिमाग कैसे काम करते हैं। यह ज्योतिष से ज्यादा उपयोगी विषय रहेगा। नेविल ने नींद में सू सू की। रात में कहीं पर उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई दी। हैरी ने सपना देखा कि वह डीए के कमरे में वापस पहुंच गया था। चो उस पर आरोप लगा रही थी कि वह झूठे वादे करके उसे वहां ले आया था। चो का आरोप था कि हैरी 150 चॉकलेट पे ढक्काट देने के लालच से उसे वहां लाया था। हैरी ने विरोध किया। चो चिल्लाने लगी, सेड्रिक ने मुझे ढेर सारे चॉकलेट में डग काट दिए थे, देखो। उसने अपने दुशालों के भीतर से मुट्ठी भर कार्ड निकालकर हवा में उछाल दिए। फिर वह हरमाइनी में बदल गई, जिसने कहा, देखो हैरी, तुमने उससे वादा किया था। मुझे लगता है अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे इसके बजाय कुछ और दे दो, अपनी फायर बोल्ट दे दो। हैरी विरोध कर रहा था कि वह चो को अपनी फायर बोल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो अम्बरिज के पास थी और वैसे भी पूरा मामला मूर्खतापूर्ण था। वह तो डीए के कमरे में सिर्फ क्रिसमस के कुछ गुब्बारे लगाने आया था जो डॉबी के सिर जैसे थे। सपना बदल गया। उसका शरीर चिकना, सशक्त और लचीला महसूस हो रहा था। वह अंधेरे ठंडे पत्थर पर धातु की चमकती छड़ों के बीच रेंग रहा था। वह फर्श पर पेट के बल रेंग रहा था। अंधेरा था, लेकिन वह अपने आसपास की चीजों को अजीब से रंगों में चमकते देख रहा था। वो अपना सिर घुमा रहा था। पहली नजर में गलियारा खाली था, लेकिन नहीं, एक आदमी आगे फर्श पर बैठा हुआ था।
उसकी ठुड्डी उसके सीने पर लटक रही थी। उसकी आकृति अंधेरे में चमक रही थी। हैरी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसी हवा में उस आदमी की गंध आ रही थी। वह आदमी ऊँघ रहा था। वह गलियारे के सिरे पर एक दरवाजे के सामने बैठा था। हैरी का मन हुआ कि वह उस आदमी को काट ले, लेकिन उसे अपनी इच्छा पर काबू रखना होगा। उसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम करना था। लेकिन वह आदमी हिल रहा था। जब वह उछलकर खड़ा हुआ तो उसके पैरों से चांदी जैसे रंग का चोगा हट गया। हैरी को अपने ऊपर उसकी धुंधली आकृति दिखी। उसने देखा कि बेल्ट से एक छड़ी निकल रही थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने फर्श से अपना सिर उठाया और एक बार, दो बार, तीन बार अपने दांत उस आदमी के मांस में गहराई से गड़ा दिए। उसे अपने जबड़ों के नीचे उसकी पसलियों के टूटने और गर्म खून बहने का एहसास हुआ। वह आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। फिर वह खामोश होकर गिर गया। वह दीवार से टिक कर बेहोश हो गया। खून फर्श पर बह रहा था। उसका माथा बुरी तरह दुखने लगा। यह इतनी जोर से दुख रहा था जैसे फट जाएगा। हैरी, हैरी! उसने अपनी आंखें खोल ली। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जैसा पसीना था। उसके बिस्तर की चादरें उसके चारों तरफ लिपटी हुई थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर गर्म सुर्ख सलाख रखी हो। हैरी! रॉन उसके पास खड़ा हुआ था और बहुत डरा हुआ दिख रहा था। हैरी के पलंग के पैताने के पास कई और आकृतियां थीं। उसने अपना सिर हाथों में दबाया क्योंकि दर्द के मारे वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वह पलटा और उसने दरी के किनारे पर उल्टी कर दी। वह वह बीमार है। एक डरी हुई आवाज आई। क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए? हैरी, हैरी! उसे रॉन को बताना होगा। उसे बताना बहुत महत्वपूर्ण था। गहरी सांसें लेते हुए हैरी पलंग से उठा और दोबारा उल्टी न करने का संकल्प किया। दर्द उसे अंधा किए जा रहा था। तुम्हारे डैडी, उसने हाँफते हुए कहा। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारे डैडी पर हमला हुआ है। क्या? रॉन को कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे डैडी, उन्हें काट लिया गया है। यह गंभीर है। हर जगह खून था। मैं मदद लेने जा रहा हूँ, वह डरी हुई आवाज बोली और हैरी ने सुना कि कोई कमरे से बाहर भागकर जा रहा था। हैरी, दोस्त, रॉन अनिश्चितता से बोला। तुम तो बस सपना देख रहे थे। नहीं, हैरी ने आवेश में कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण था कि रॉन समझ ले। यह सपना नहीं था, सामान्य सपना नहीं था। मैं वहां था। मैंने इसे देखा। मैंने ही यह किया था। उसे सीमस और डीन के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके माथे का दर्द अब थोड़ा कम हो रहा था, हालांकि वह अब भी पसीना पसीना था और बुरी तरह कांप रहा था। उसने एक बार फिर उल्टी की और रॉन तत्काल बचता हुआ पीछे उछल गया। हैरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसने हिलते हुए कहा। नेविल मदद लेने गया है। मैं ठीक हूँ। हैरी का गला रूंध गया। उसने पजामे से अपना मुंह पोंछ लिया और बुरी तरह कांपने लगा। मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हें अपने डैडी के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं। उनके शरीर से बुरी तरह खून बह रहा था। यह एक बड़े सांप ने किया था। उसने पलंग से उतरने की कोशिश की, लेकिन रॉन ने उसे वापस धकेल दिया। डीन और सीमस अब भी पास में कहीं पर फुसफुसा रहे थे। हैरी यह नहीं जानता था कि 1 मिनट गुजरा था या 10 मिनट गुजरे थे। वह तो कांपता हुआ बस वहीं बैठा रहा और दर्द को अपने निशान से बहुत धीरे धीरे कम होता महसूस करता रहा। फिर सीढ़ियों के ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज आई और उसे नेविल की आवाज दोबारा सुनाई दी। यहाँ पर प्रोफेसर। प्रोफेसर मैकगोनिकल अपने चौकड़ी वाले ड्रेसिंग गाउन में कमरे में तेजी से आई। उनकी नाक पर चश्मा थोड़ा तिरछा लगा हुआ था। क्या हुआ पॉटर? कहाँ दर्द हो रहा है? उन्हें देखकर उसे इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। उसे इस वक्त मायापंछी के समूह के एक सदस्य की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके बारे में ख्वामखा चिंता न करे और अनुपयोगी काढ़े न पिलाए। रॉन के डैडी, उसने उठकर बैठते हुए कहा। उन पर एक सांप ने हमला कर दिया है और मामला गंभीर है। मैंने इसे होते देखा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने इसे होते देखा है? प्रोफेसर ने अपनी काली भुएं सिकोड़ते हुए पूछा। मैं नहीं जानता। मैं सोया हुआ था और मैं वहां पहुंच गया। तुम्हारा मतलब है तुमने यह सपने में देखा था? नहीं, हैरी ने गुस्से में कहा। क्या कोई नहीं समझेगा? मैं पहले तो किसी बिल्कुल अलग चीज के बारे में, किसी मूर्खतापूर्ण चीज के बारे में सपना देख रहा था और अचानक उसकी जगह पर यह आ गया। यह असली था। यह मनगढ़ंत नहीं है। मिस्टर वीजली फर्श पर सोए हुए थे और उन पर एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया। उनके शरीर से बहुत खून बह रहा था। वे गिर गए। किसी को पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं।
प्रोफेसर मैकगोनागल अपने तिरछे चश्मे से उसे घूरती रही, जैसे उसकी हालत देखकर दहशत में हो। हैरी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं पागल नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, मैंने ये होते देखा है। प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है पॉटर। अपना ड्रेसिंग गाउन पहन लो, हम हेडमास्टर के पास चलते हैं।